हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस केमिस्ट्री। और आज हम कार्बन और इट्स कंपाउंड्स से रिलेटेड एक नए वीडियो को लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही डायग्रामेटिकली इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड है। तो ये जाहिर सी बात है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का कितने एलोट्रॉप्स हैं, हम लोग पीछे प्रीवियस वीडियो में हम लोग उसके बारे में जाने थे कि कितने टाइप के एलोट्रॉपिक होते हैं, इंट्रोडक्शन टाइप का। आज उसके बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे डिटेल वे में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट्स नाउ। अब देखते हैं कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो पहले जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुका था कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है एक ही सब्सटेंस जब अलग अलग रूपों में पाया जाता है, ठीक है। एक ही सब्सटेंस जब अलग अलग टाइपों में पाया जाता है, अलग अलग प्रकारों में पाया जाता है, उसी को अपरूप बोलते हैं, उसी को एलोट्रॉप्स बोलते हैं इंग्लिश बोले तो, ठीक है। हिंदी बोले तो उसको क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ए टाइप ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस मटेरियल्स इज नोन एज, क्या हो जाएगा, आपका एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया था प्रीवियस वीडियो में, है ना, क्या कि एलोट्रॉप्स जो होता है वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला है जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और इसमें क्रिस्टलाइन में तीन टाइप का देखते हैं। डायमंड देख रहे थे, उसके बाद ग्रेफाइट देख रहे थे, उसके बाद क्या देख रहे थे, फुलरीन देख रहे थे, है ना, फुलरीन। तो यहाँ पर ये तीन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है। क्रिस्टलाइन जैसा कि हम बताए थे कि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में जो एटम है वो क्या है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री को एक्वायर करता है, और डेफिनेट जो वह ज्योमेट्री बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। किसके द्वारा, तो वो कार्बन के द्वारा रिपीट किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ऐसे जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डेफिनेट ज्योमेट्री को एक्वायर करे और वो टाइम टू टाइम ज्योमेट्री को क्या करे, रिपीट करे एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है। तो वैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, वैसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। और जनरली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो क्रिस्टलाइन था। नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन था, वो क्या था, अब जो है कोल था, और उसके बाद क्या है, कोल कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद चारकोल, है ना, और उसके बाद क्या है, कार्बन ब्लैक, ठीक है, लैंप ब्लैक, सॉरी कार्बन ब्लैक नहीं, लैंप ब्लैक, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड्स था, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जो है डिटेल रूप से 10th क्लास में बेसिकली रूप से ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी की बात कहें तो एक पेज में ये तीनों के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। बाकी और अदर रेफरेंस बुक की बात करें तो इसके बारे में मतलब डिस्कशन किया गया है, लेकिन सारे बुक्स को लेकर के मतलब जो भी है उसको नज़र में रखते हुए ये स्लाइड्स बनाया गया है, ठीक है। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको इंक्लूड हो जाएगा, जहाँ तक हो सके तो वो उससे ऊपर भी हो जाए, लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। आज बेसिकली रूप से स्टडी करेंगे डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फ्लोरेंस के बारे में, ठीक है। ये आज का वीडियो का जो मुख्य एम है, मतलब मेन पर्पस जो है इस वीडियो लेक्चर्स का, वो ये तीनों के बारे में डिटेल डिस्कशन, मतलब एक जो होता है डिटेल डिस्कशन जो इन्फॉर्मेटिव वे में होना चाहिए, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लगातार कंटिन्यू बने रहिए। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे अंत में तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। तो इस बार जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट। तो सबसे पहले ये ग्रेफाइट जो होता है, अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या। सबसे पहला जो डायमंड है, डायमंड हम लोग समझ गए डायमंड क्या है, इट इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस इसलिए चूँकि ये जो भी बना है ना वो एक ही सिंगल टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा डायमंड, ठीक है। अब इसके बाद डायमंड की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो है डायमंड के बारे में क्या है, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, राइट। जाहिर सी बात है, प्योरेस्ट फॉर्म इसलिए है कि
कार्बन के अलावा डायमंड में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। कार्बन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। प्योर का मतलब क्या? शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या? उसमें मिलावट नहीं। मिलावट मतलब जिससे वो बना है वही सिर्फ रहे, उसके अलावा और कुछ ना रहे, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो पहला याद रहेगा, इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म। कार्बन कैसा है, मतलब डायमंड क्या है? कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म। क्या? प्योरेस्ट फॉर्म। कौन? डायमंड। कार्बन का। किसका? कार्बन का, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ठीक है। ये क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, मतलब जितने भी सारे सब्सटेंस नोन है ना, उसमें क्या है, ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस कहने का मतलब नेचर में जो भी सारे अवेलेबल हैं उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस, नोन सब्सटेंस में सबसे हार्डेस्ट है कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। क्लियर है? तो क्यों इसका देखेंगे आगे चल करके, वही फिगर के द्वारा हम लोग समझेंगे कि क्यों इसका हार्ड है, ठीक है। तो हार्ड जो है वो इस प्रकार से हम लोग उसको उसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए उसके बाद है, अब जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, इट इज़ द फाउंड नेचुरली एज वेल एज ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली। हाँ, तो ये सही बात सुन रहे हैं आप कि ये नेचुरली भी अकर्स होता है और आर्टिफिशियली भी अकर्स होता है। अच्छा, सपोज़ करो कि मान लिया जाए इतने सारे डायमंड का जो हम लोग ज्वेलरी देखते हैं, ऑर्नामेंट देखते हैं हमारे कंट्री में, और मतलब फॉरेन कंट्री जो भी है जहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे डायमंड आपको कहाँ से, मतलब नेचुरली थोड़ी अकर्स है, नहीं, नेचुरली नहीं, डायमंड के इक्विवेलेंट नेचर वाले सब्सटेंस को आर्टिफिशियली बनाया गया, ठीक है। और डायमंड की तरह उसमें क्या किया गया होगा, कटिंग किया होगा, और उस प्रकार से डायमंड का रूप, डायमंड के इक्विवेलेंट उसको रखा गया, ठीक है। तो ये जो है वो आर्टिफिशियली और एज वेल एज नेचुरली भी ये क्या होता है। नेचुरली तो ये सब लोग जानते हैं कि डायमंड जो होता है वो कोयले के खान में मिलता है, ठीक है, राइट। और तो ये भी बात सही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो उसको आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है, तो वो आर्टिफिशियली भी बनता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि डायमंड जो है वो नेचर में भी रहता है और इसको आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है आदमी के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका जो ये देख रहा है ना, इन दिस फॉर्म इच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम टेट्राहेड्रली बाई कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कह रहा है कि इस डायमंड स्ट्रक्चर्स में क्या है ना, कि एक कार्बन जो है वो 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये कैसा जुड़ा होता है? टेट्राहेड्रली होता है। टेट्राहेड्रली कैसे बोले तो हम बताएंगे, अभी समझाएंगे, पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए पूरा, उसके बाद हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे और भी अच्छे से, ठीक है। और ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख ले, तो ये देखते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रली बोला जाए तो ये होता है, इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो होता है टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, टेट्राहेड्रल कैसे अरेंज होगा, ठीक है। ये है टेट्राहेड्रली अरेंज। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है? टेट्राहेड्रल अरेंज है। यहाँ से यहाँ तक ये टेट्राहेड्रल अरेंज है, ठीक है। आप फिर ये यहाँ से यहाँ देखेंगे तो टेट्राहेड्रल अरेंज है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल समझिएगा, यहाँ से टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब होता है, टेट्रा मतलब होता है 4 और हेड्रल मतलब होता है फेस, जिसमें 4 फेस हो। 4 फेस कैसे हो जाएगा? 4 फेस कैसे होगा? तो देखिएगा टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट किस प्रकार से है वो देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि ये टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट है, आपको दिखा दें, है ना, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, राइट। अब यहाँ से देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रल, ये इस प्रकार से, क्लियर है। अब इस प्रकार से ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बन जाएगा, है ना। अब ये क्या है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। आप जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला कार्बन ये आपका देख रहा है, ये बीच वाला कार्बन है, और ये दोनों बॉन्ड इस प्रकार से अरेंज है ना। तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। टेट्राहेड्रल कैसे वो देखिएगा, यहाँ से लेकर के इसको मिलाए, अब ये दोनों को इससे मिलाए तो एक फेस बनेगा,
अब ये दोनों को इससे मिला है तो 2 फेस बनेगा, ये पीछे ये दोनों को मिला है 3 फेस बनेगा, और ये नीचे एक ट्रायंगुलर फेस बनेगा। टोटल कितना फेस हो गया? 4 फेस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। उसको 4 फेस 4 फेस होता है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। और ये जो किसी भी प्रकार से इसको ओरिएंट करेंगे ना तो बात सेम पड़ेगा, मतलब इसका ज्योमेट्री जो होता है वो रेगुलर होता है। ठीक है, कहीं से भी कुछ डिफर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट को रेगुलर अरेंजमेंट कहते हैं और ये टेट्राहेड्रली अरेंज है। राइट, चलिए तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद जो है वो आप देखिएगा, उसके बाद यहाँ से लेकर के चलिए तो क्या हो जाएगा, ये जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है यहाँ पर, हाँ देखिए अब जो है यहाँ से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डायमंड में। तो डायमंड में ये जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो आप क्या देख रहे हैं? 1.454 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में यदि ले तो 1.54, और यदि पिकोमीटर में लें तो ये क्या हो जाएगा? 154 है। अब कहिएगा सर एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम मतलब समझ रहे हैं 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब ये पिकोमीटर जो होता है ना वो एक लेंथ, मतलब बहुत ही छोटा लेंथ को मेज़र करने का यूनिट है। जैसे आप सेंटीमीटर मीटर लेते हैं ना, तो मीटर वो क्या है? सेंटीमीटर, जो हम वैसा लेंथ है जो हम लोग देख सकते हैं, है ना, विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये इतना छोटा है ना ये बॉन्ड कि इसको हम लोग देख नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के द्वारा हम इसको देख पाएंगे। तो उतना छोटा लेंथ को मेज़र करने के लिए यूनिट जो लिया गया है वो पिकोमीटर, पीएम में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी इसमें इंफॉर्मेशन कुछ है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ना ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कार्बन टू कार्बन जो भी है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। आपको ये जो ग्रे कलर वाला बॉल नज़र आ रहा होगा वो कार्बन नज़र आ रहा होगा, और ये कार्बन किस प्रकार से अटैच्ड है, तो ये बॉन्ड का नाम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो? ओके, उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी एंड बिकॉज कार्बन एटम हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और ये हीट का बैड कंडक्टर, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है कहीं कहीं पे आप लोग देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया है। ठीक है, बैड कंडक्टर कहीं कहीं पे कोई बुक में बैड कंडक्टर लिखता है, कहीं कहीं पे क्या होता है गुड कंडक्टर लिखता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ रहेगा वही हम फॉलो करेंगे, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेंशन हो गया है बैड कंडक्टर, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कार्बन एटम हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे तो मेरे ख्याल से बैड कंडक्टर होनी चाहिए, कारण क्या है कि उतना ज़्यादा, हाँ मतलब फ्लो भी करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हीट देंगे तब फ्लो कर पाएगा, उसका भी कुछ रीज़न है। ठीक है, ऐसे ही मेटल की तरह ये ज़्यादातर फ्लो नहीं कर पाएगा, कारण क्या है कि कार्बन टू कार्बन क्या है, एक बॉन्डिंग में है, और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड में है तो कहीं ना कहीं इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो वो गैपिंग तैयार हो जाएगा, गैपिंग बन जाएगा, और गैपिंग होगा तो हीट का फ्लो जो है वो बहुत कम हो पाएगा यदि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट देंगे तब, नहीं तो एक दूसरे से अटैच्ड रहता तो वो हीट का डेफिनेटली वो कंडक्टर हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये नॉन कंडक्टर है, बैड कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर है, सॉरी यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर, बैड कंडक्टर का मतलब क्या है कि वो कंडक्ट कर रहा है लेकिन बहुत कम कर रहा है, बैड कंडक्टर का मतलब ये, और नॉन कंडक्टर का मतलब कि एकदम करता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का तो ये बैड कंडक्टर है, मतलब सॉरी नॉन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता ही नहीं है, हीट को थोड़ा बहुत करता होगा तो उसके लिए बैड कंडक्टर, चलो सही बात है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्यों होता है, बिकॉज कार्बन एटम हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग को जो समझाया गया था क्या, कि कार्बन जो है, जैसे मान लिया जाए ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। ठीक है, ये कार्बन जो लेते हैं, ये वाला कार्बन को, एक बॉन्ड ये है, 2 3 और क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो कार्बन के आउटर सेल में कितना देख रहे थे, 2 और 4 देख रहे थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें वैलेंस सेल में है, और टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बिजी हो गया बॉन्ड बनाने में, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसी के बारे में बोला है कि कार्बन हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। और एक बात और जान लीजिए आप लोग कि जब भी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्शन करेगा तो दो ही कंडीशन में कर सकता है, या तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में हो या फिर वो फ्री आयंस हो। ठीक है, तो यदि वो यदि कहीं पे फ्री आयन होगा डेफिनेटली वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, फ्री एटम फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो फ्री आयंस। ठीक है, चाहे वो निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी आयंस हो, है ना। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट जो देखते हैं वो क्या है, वो आपका नेक्स्ट पॉइंट में ये जो है आपका दिया हुआ है एज। ठीक है, तो एज क्या है, एज द एटम आर हेल्ड firmly by a strong covalent bond, diamond is possess very high melting point। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो देख रहे हैं ना पूरा का पूरा कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड का नेचर जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है ना कि ये कार्बन का एटम जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो कार्बन का एटम भी छोटा है और कोवलेंट बॉन्ड भी बना रहा है, तो ये दोनों एडिशनल हो गया ना, दोनों एडिशनल स्ट्रेंथ को इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हम लास्ट में भी इस चीज़ को समझाएंगे, क्लियर करेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये कार्बन अरेंज रहता है टेट्राहेड्रली। यदि दूसरा फिगर देखना चाहेंगे तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, मतलब एक क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे और क्यूब के अंदर इस प्रकार से कुछ चीज़ें अरेंज होगी। कार्बन, एक कार्बन जो होगा वो 4 कार्बन से हेल्डेड होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद है आप नेक्स्ट देख रहे हैं वो क्या है कि डायमंड इज यूज्ड एज जेमस्टोन on account of reflections and refractions of light। हाँ, ये तो बात सही है कि जेम स्टोन की तरह यूज़ होता है। जेम स्टोन एक टाइप का स्टोन है जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस होता है। ब्राइटनेस क्या मतलब, वो बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण उसका जो यूज़ है वो जनरली डेकोरेटिंग पर्पस पे होता है, मतलब अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, अब कोई भी चीज़ से जो ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता ही है। ठीक है, इस प्रकार से तो देखिए जैसे आप लोग एक एग्जांपल लीजिए कि एक मान लिया ताज़ा खिला हुआ गुलाब लीजिए और एक 2 दिन का तोड़ा हुआ गुलाब लीजिए। ठीक है, दोनों में कैसा अंतर। हाँ, एक चीज़ मेरे पास देख लीजिएगा, शायद होगा तोड़ा हुआ गुलाब होगा। हाँ देखिए, ये तोड़ा हुआ गुलाब है, ये कहाँ से आ गया, ये तोड़ा हुआ गुलाब है, ये कैसा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है ना। हाँ, यदि हाँ उसी समय ये क्या था, ये बहुत ही अच्छा था। कोई ये मत समझिएगा कि कोई दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको मतलब लाए थे कहीं से तोड़ करके। ठीक है, हालांकि फूल को तो तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। लेकिन कुछ काम था इसका, इस वजह से लाए थे। काम का मतलब ये नहीं कि किसी को देने का नहीं, देने का नहीं था, देने का रहता तो ये मेरे पास थोड़ी रहता। तो देखिएगा ये सूख जाने के बाद कैसा लग रहा है, इसका कलर क्या हो गया, चला गया ना, है ना। तो इंटेंसिटी इसकी चली गई, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसके मतलब जब ये ताज़ा रहता, मतलब खिला हुआ रहता पेड़ मतलब प्लांट में ही, उस समय इसका मतलब जो कलर है बहुत ही क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है ना। तो इस तरीके से इंटेंसिटी के कारण ये क्या होता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जेम स्टोन एक उसी टाइप का पत्थर है। ठीक है, और मतलब एक टाइप का स्टोन है, और वो क्या करता है जनरली वे में उसी प्रकार का लाइट को रिफ्लेक्टेड करने का काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी यहाँ पर क्या है कि ये जो डायमंड है ना, डायमंड भी उसी के जैसा यूज़ होता है। ठीक है, डायमंड को कहीं पे लगा दिया गया, वो क्या कर रहा है, उस पर लाइट पड़ रहा है, लाइट को जहाँ तहाँ वो क्या कर रहा है, स्कैटर कर दे रहा है। और आप लोग जानते हैं कि विजुअल लाइट जो होता है वो 7 कलर उसमें होता है, और अलग अलग कलर को जब रिफ्लेक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद पड़ेगी, है ना। जैसे अभी के डेट में आ रहा है दीपावली आ रहा है, तो बहुत मतलब लोग क्या करते हैं अपने घरों पे बहुत कलरफुल लाइट लगाते हैं, जिससे क्या होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, क्लियर। चलिए हो गया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इस प्रकार से देखिएगा,
हाँ, ये जो डायमंड का है ना वो रियल स्ट्रक्चर, इस तरीके का डायमंड आप लोग शायद देखे होंगे। और इस पे जैसे ही लाइट पड़ता है ना तो ये बहुत ज़्यादा लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्रैक्ट भी करता है। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये वापस से मोड़ देता है हमारे इन्वायरमेंट में, या उसी वही जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारे आई पे पड़ता है, आइज़ पे पड़ता है तो हम लोग को कलरफुल दिखाई पड़ता है ना, कुछ चीज़ें बहुत अच्छा लगता है इसको देखने में। ठीक है, तो इस तरीके का डायमंड होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और भी कुछ पॉइंट्स हैं क्या। हाँ, इम्प्योर डायमंड ब्लैक आर यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ ग्लास। ठीक है, अब ये जो डायमंड है ना ब्लैक, इम्प्योर डायमंड जो ब्लैक कलर का होता है, जनरली इस टाइप का होता नहीं है, गोर नहीं होता है, काला होता है। ठीक है, तो ये डायमंड क्या है, गोरा है। ठीक है, तो गोरा नहीं काला होता है। ठीक है, इसीलिए शायद उसको लोग डायमंड नहीं समझ पाते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, इम्प्योर डायमंड है। ब्लैक आर यूज्ड फॉर कटिंग अ ग्लास। ठीक है, ग्लास को कटिंग करने में इसको यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो नहीं, हाँ एक चीज़ है कि अब यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, वो देखिएगा। डायमंड और ग्रेफाइट का ये डमी है और डमी के रूप में हम लोग दिखाएंगे, समझने का कोशिश करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा वे में हम इसको समझेंगे। ठीक है, ये फ्लोरेंस कार्बन और ये क्या हो जाएगा इस तरीके से। ये जो है आपका ये क्या है देखिए, ये देखिए ये है जो डायमंड है, इसमें आप गौर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो प्रत्येक कार्बन है ना, इसमें तो हालांकि कैमरा में उतना ज़्यादा विजुलाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन ये समझ लीजिएगा, इससे बढ़िया है कि ये देख लीजिए। तो ये जो डायमंड है ना, पर ये जो ईच कार्बन है ना वो टेट्राहेड्रली अरेंज है। ये देखिएगा, कोशिश कीजिएगा तो ये यहाँ पे देखिएगा एक कार्बन जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रली अरेंज है। जूम करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। मतलब ये जो कार्बन होता है ना पहला नंबर तो ये क्या है, ये कार्बन का साइज छोटा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो गया। और जो तीसरी बात है कि ये एक कार्बन जो है ना वो चारों तरफ से मतलब अपने चारों तरफ से ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्स के द्वारा बाइंड हो जाता है, जिसके कारण ये कार्बन जो है वो अपने पोजीशन से डाइवर्ट नहीं हो पाता है। मतलब इसकी जो स्थिति होती है ना बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके का अरेंजमेंट होने के कारण इसकी रिजिडिटी इम्प्रूव कर जाती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, और हार्ड होने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो मतलब ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी जनरली आप लोग जानते हैं कि जो भी रिजिड सब्सटेंस जितना ज़्यादा होता है तो वो उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, प्रिफेयर करता है। ठीक है, तो ये इसकी जो रिजिडिटी है वो किस कारण से, तो ये टेट्राहेड्रली एक मतलब प्रत्येक कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज है और ये एक स्ट्रांगली फोर्स के द्वारा चारों तरफ से बाइंडेड है ना, तो इस कारण से इसकी रिजिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक अलग हार्डनेस को क्या करता है, वो शो कर पाता है। क्लियर, राइट, समझ में आया। चलिए उसके बाद है यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है यहाँ से जैसे मान लिया जाए इसमें तो आगे बढ़ते हैं क्या, तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ग्रेफाइट के बारे में है। ठीक है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी एक क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है, इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन होगा। देखिएगा ग्रेफाइट के बारे में हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं इट हैज़ 2 डायमेंशनल शीट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 2 डायमेंशनल शीट स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 2 डायमेंशनल शीट कैसा होता है। 2 डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशन में क्या हो, जनरली वो लाई करता हो। देख इस प्रकार से 2 डायमेंशनल शीट होता है। आप यदि देखें तो इधर एक्स हो जाएगा, ये इधर बाई हो जाएगा, या बाई हो जाएगा जेड हो जाएगा, या एक्स हो जाएगा या जेड हो जाएगा। कोई 2 डायमेंशन में ही क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, मतलब एक सीट के फॉर्म में है। ठीक है, एक सीट के फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो क्या है, सेकेंड ईच कार्बन हैज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे छूट गया है, सॉरी यहाँ पर क्या है छूट गया है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड लिख लीजिएगा आप लोग, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे है वो मैं बताऊंगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कहाँ पे आपको हम बता देते हैं, शायद ये मिस्टेक कर गया है, यहाँ पे आप लिख सकते हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे देखिएगा, ये जो इसमें जो कार्बन है ना वो 3 ही कार्बन मतलब 3 सिग्मा से अटैच है। ठीक है, ये 3 सिग्मा, तो एक सिग्मा एस और 2
sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। ऐसे नहीं याद है मतलब, तो याद रखिएगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्लियर। चलिए उसके बाद है यहाँ पे वो है नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें क्या है, हाँ, each carbon linked to 3 other carbon atoms in a hexagonal planar structures by covalent sigma bond। कोवलेंट बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है, ये ब्रैकेट में लिख दिया गया है। मतलब प्रत्येक कार्बन जो है ना वो क्या है, एक हेक्सागोन। हेक्सागोन आप देख रहे होंगे, बोले तो हेक्सागोन का मतलब इस प्रकार से होता है, हेक्सागोन, ठीक है। तो ये देखिएगा हेक्सागोन जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, है ना। ये हेक्सागोन है, एक हेक्सागोन, ये 2 हेक्सागोन, ये क्या हो जाएगा, ये 3x हेक्सागोन। इस प्रकार से ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये मतलब अरेंज रहता है 2D शीट में, ठीक है। और ये क्या होता है स्ट्रक्चर, कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ये क्या रहता है, जुड़ा रहता है। सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन इसमें जो देखेंगे डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन इसमें ये जो देख लेते हैं सबसे पहला, हाँ, ये नेक्स्ट है, each कार्बन हैज़ 4th इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव द इंटायर लेयर एंड सो CC बॉन्ड डिस्टेंस इज ग्रेफाइट इज शॉर्टर देन डायमंड। होता क्या है ना, सबसे पहला देखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, हम पहले भी बता चुके हैं, कार्बन जो होता है वो क्या लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। और 4 इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या है कि ये 3 ही बॉन्ड बना पा रहा है। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो एक बॉन्ड इधर बना रहा है और एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है। तो बताइए 3 बॉन्ड बनाने में 3 इलेक्ट्रॉन खर्च होगा, 3 इलेक्ट्रॉन खर्च होगा, बाकी बचा 1, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मतलब प्रत्येक कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए प्रत्येक कार्बन पर हम ऐसे इलेक्ट्रॉन बनाते जाएं तो पता चलेगा ये पूरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सब जगह घूमता है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, देखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव द इंटायर लेयर। इंटायर लेयर मतलब इस लेयर के अंदर क्या होता है ना कि वो घूमता है सब जगह पे, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है ना वो सिंगल नहीं रह पाता है, ठीक है। ये पार्शियल डबल हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है, लेस देन क्या होता है, सिंगल, और ग्रेटर देन क्या होता है, डबल। मतलब ये क्या होता है, 1.5 बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल होता है, ठीक है। कारण क्या है ना कि वो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, एक बॉन्ड तो पहले ही बना हुआ है ये, और इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो इसमें क्या होता है, पार्शियल डबल कैरेक्टर को ले आता है। तो आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा, कार्बन टू कार्बन ये बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा होता है, कार्बन टू कार्बन छोटा होता है, और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है और भी छोटा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये डबल बॉन्ड की कैरेक्टर लीड करेगा वैसे वैसे इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्लियर। और वो होता किसके कारण है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके कारण, ठीक है। इसका बॉन्ड लेंथ भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए इधर उसके बाद है यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ को हम लोग देख लें तो क्या है, और याद कीजिएगा कुछ देर पहले हम डायमंड के बारे में बता रहे थे तो 1.42 एंगस्ट्रॉम 54 एंगस्ट्रॉम बता रहे थे वहाँ पे, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा ये क्या हो गया, कम गया। किस कारण से, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना सभी कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन, और वो रिवॉल्व करता है, उसके कारण इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो है नेक्स्ट इसमें करा, ड्यू टू मूवेबल फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, एक कार्बन जो है वो 3 ही इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर पा रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, चौथा इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे इंगेज है नहीं, उसको उसके चक्कर में वो हमेशा ये स्ट्रक्चर रोटेट करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, उसके कारण ये क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्लियर है। उसके बाद हम तो अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बोले थे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, आयन फ्री रहेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। कहता है द एडजेसेंट लेयर आर हेल्डेड बाई बिग एंड वांडरवाल फोर्सेस, इट कैन ईजिली स्लाइड ओवर ईच अदर एंड हेंस ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। कहता है इसमें जो होता है ना ये इस बहुत सारे लेयर में कन्वर्ट होता है, ये ऐसा ऐसा बहुत सारा लेयर बनाता है, ठीक है। और प्रत्येक लेयर जो होता है ना वो क्या होता है
ये इस प्रकार से अरेंज रहता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, मतलब ये बीच में लेयर है, उसके ऊपर एक लेयर, उसके नीचे एक लेयर, उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से लेयर बाई लेयर अरेंज रहता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इसमें जो लेयर जो होते हैं ना, वो ऐसा थोड़ी रहता है बिना कनेक्शन का, नहीं, ये जो होता है एक प्रकार से, ये जो होता है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक लेयर जो है ना वो दूसरे लेयर से क्या रहता है, इंटरेक्ट होता है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 3.40 एंगस्ट्रॉम, मतलब जो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उससे भी ज़्यादा। इसका मतलब ये बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको क्या बोलते हैं, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ईच अदर ग्रेफाइट सॉफ्ट वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर है। इसको देख लेते हैं किस प्रकार से। अब इट ग्रेसी डार्क ग्रेस कलर्ड क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब ये जो होता है ना बहुत ज़्यादा ये डार्क ग्रे कलर का होता है, ठीक है। ये कैसा होता है वो देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, इट लिव्स अ ब्लैक मार्क ऑन पेपर एंड इट कॉल्ड ब्लैक लीड। इसको ब्लैक लीड भी कहा जाता है क्योंकि पेपर पर जब इससे मार्किंग करते हैं तो एक ब्लैक कलर का निशान छोड़ जाता है, इसके कारण ये क्या होता है, ब्लैक, ये प्लम्बगो, ठीक है। इसके बाद ये है इट इज़ केमिकली मोर रिएक्टिव दैन डायमंड, डायमंड से बहुत ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होता है। कारण क्या है ना कि डायमंड से यहाँ बहुत ज़्यादा अलग स्ट्रक्चर है, डायमंड में कहाँ है कि वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बना रहा है, एक डिफरेंट ज्योमेट्री को वहाँ पर एक्वायर कर रहा है, एक्वायर तो ज्योमेट्री को यहाँ भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो है उसका अरेंजमेंट कुछ खास है, ठीक है। इस कारण से उसकी रिएक्टिविटी डाउन हो जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं फ्री है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जा करके तांडव करेगा ही, ठीक है। और इसमें तो कुछ था नहीं डायमंड में वैसा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या हो रहा था, उसका स्टेबिलिटी बढ़ जा रहा था। अब बताइए किसी घर में कोई आदमी बेरोजगार हो, वो तांडव करे डेली, तो उस घर की जो स्टेबिलिटी है वो कभी बरकरार रहेगी, नहीं रहेगी, वो हमेशा टेंशन में बेचारा रहेगा, कभी उधर झगड़ा, कभी उधर झगड़ा, कभी उधर झगड़ा। वही है इसमें आपका ग्रेफाइट में, ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद है, अब यहाँ पे जो है देखेंगे इसका स्ट्रक्चर्स, ये इट इज़ यूज इन मेकिंग लीड पेंसिल एज अ लुब्रिकेंट इन मशीनरी, ठीक है। हाँ, पाउडरी मास में जब ग्रेफाइट को पाउडर बना दिया जाता है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मतलब स्मूथनेस टाइप का हो जाता है, ठीक है। जैसे आप भी कभी प्रैक्टिस करके देख, पेंसिल को आप पेज पे बहुत ज़्यादा रगड़ दीजिए, उसको हैंड से टच कीजिए फिंगर से, और उसको क्या कीजिए, स्लिप कीजिए, देखिएगा स्लिपरी टाइप का मतलब फील होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से मशीन में, मशीन जहाँ पे मतलब कुछ स्पेसिफिक मशीन है जहाँ पे क्या होता है, मतलब स्लिपरी ग्रीस, आप मशीन में तो देखते हैं जनरली ग्रीस वगैरह डाला जाता है, तो ग्रीस के जगह क्या डाला जाता है, इसको भी डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद है देखिएगा इसका इसी प्रकार से ये लेयर जो होता है ना, वो आप जो लेयर देख रहे थे ना अरेंज, तो ये लेयर जो होता है वो इसी प्रकार से अरेंज रहता है, और ये बीच में जो डॉटेड डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, वही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया वो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। लेयर के बीच में वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लेयर में जो कार्बन है उसके बीच हमेशा फोर्स, ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, क्लियर। अब इसको देखते हैं, तो ये डमी के फॉर्म में ये देखते हैं इस प्रकार से, आप देख रहे होंगे ये जो है, ये एक सीट बनाया हेक्सागोनल ये सीट बनाया 2D सीट, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे बहुत सारे सीट क्या है, एक दूसरे से अरेंज है, और ये आप देख रहे होंगे कि ये जो बीच में लंबा वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं है, ये इसको डमी को अटैच करने के लिए दिया गया है। हालांकि ये देख रहे होंगे कार्बन से कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि इसका लेंथ बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड नहीं है, कार्बन टू कार्बन ये बॉन्ड नहीं है, ये दिया गया है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, लेयर बाई लेयर होता है, ठीक है। और ये जो लेयर होता है ना वो एक दूसरे पे क्या होता है, स्लाइड करता है, ठीक है। इस कारण से ये जब स्लाइड करता है तो ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो है मतलब इस प्रकार से ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। जब स्लाइड करेगा एक दूसरे पे, इस कारण से ये लेयर जो होता है, अब ये बताइए कि ये बीच में पूरा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं रहता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जिसके कारण ये एक दूसरे पे स्लाइड करता है लेयर, और स्लाइड करने के कारण क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका फुलेरीन। फुलेरीन क्या है, ये भी एक प्रकार का एलोट्रॉपिक फॉर्म है, किसका, कार्बन का,
और एलोट्रॉपिक फॉर्म है तो ये देख लेते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म में सबसे पहला फ्लोरीन्स बनता कैसे है, तो ग्रेफाइट को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट देते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क, आर्क मतलब भट्ठी में जो होता है ना, एकदम लह 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 करते करते जो आग होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट को डाल देते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ He और Ar, और उसमें क्या डाल देते हैं, हीलियम को डाल देते हैं, आर्गन को डाल देते हैं। ठीक है, जिसकी रिएक्टिविटी तो हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा हीट रहेगा। उसके प्रेजेंस में क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो धीरे धीरे डायमंड किस में बदल जाता है, फ्लोरीन में बदल जाता है। ग्रेफाइट को फ्लोरीन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस प्रकार से ये फ्लोरीन। अब इसके बारे में देखेंगे तो कहता है फ्लोरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव अ स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड। डैंगलिंग बॉन्ड मतलब हिल्टा डुल्टा बॉन्ड जो है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लोरीन जो है वो प्योर फॉर्म है कार्बन का, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा प्योर है, इतना ज़्यादा प्योर है ना कि जब इसको बर्न करते हैं ना फ्लोरीन को, तो थोड़ा सा भी इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट नहीं बचता है, अनबर्न फॉर्म नहीं बचता है, कंप्लीट बर्निंग हो जाता है। और बर्निंग होने के बाद एकदम 100% CO2 देता है। CO2 के अलावा कुछ नहीं देता है। आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि जब बर्निंग क्या हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, जब कंप्लीट कंबसन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन इतना ज़्यादा प्योर फॉर्म में है ना कि बहुत ही ज़्यादा प्योर फॉर्म में है। इसको बर्न करने पर सिर्फ और सिर्फ ओनली CO2 मिलता है, CO2 के अलावा कुछ नहीं मिलता है, और जलने के बाद थोड़ा सा भी बचता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया डैंगलिंग। डैंगलिंग बॉन्ड मतलब हिल्टा डुल्टा बॉन्ड होता है, स्ट्रक्चर सॉकर वॉल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। ठीक है, दूसरी बात है, फ्लोरीन इज अ सूटी मटेरियल as CN a small molecule, sooty material, और molecule consist of mainly C60 with a small quantity of C70। मतलब 60 कार्बन वाला मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये होता है। 60 कार्बन का मॉलिक्यूल यानी 60 कार्बन एक जैसा एक साथ अरेंज रहता है, 70 कार्बन एक साथ अरेंज रहता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है ना बहुत कम होती है, C60 वाला का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये एक सूटी मटेरियल होता है एज CN। CN के फॉर्म में ये रहता है, मतलब एक प्रकार से गोलाकार टाइप का। ठीक है, और इसको मॉलिक्यूल्स जो होता है वो C60। तो ये जो देख रहा है ना वो एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बकीबॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर है ना, उस तरीके का ये डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ये सब मिला करके, तो इसको बोलते हैं बकीबॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर C60 molecules has a shape like soccer ball and called बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। ठीक है, तो ये C60 का मतलब है कि कार्बन, मतलब 60 कार्बन को मिला करके ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बनाता है ना, तो वो C60 मॉलिक्यूल होता है, और उसको C60 फ्लोरीन्स भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, एक सॉकर बॉल की तरह होता है। सॉकर बॉल का मतलब क्या होता है ना कि ये जो है ना, उसको क्या करेंगे, एक प्रकार से उसको जब प्रेस करेंगे ना तो वो हल्का सा कॉन्ट्रास्ट होगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, तो सॉकर बॉल की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरीके का सॉकर बॉल जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये हल्का सा मतलब क्या करेंगे, इसको जब प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये हल्का फैल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन्स दोनों फ्लोरीन ही है ना। एक है बकमिंस्टर फ्लोरीन एज लाइक सॉकर बॉल। ठीक है, सॉकर बॉल की तरह। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो है ना, क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि ए 6 मेंबर्ड रिंग इज फ्यूज्ड विथ 6 और 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, बट क्या हो जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग कैन ओनली फ्यूज्ड विथ 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा क्या है, माजरा क्या है यहाँ पे। तो देखिएगा, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो 5 मेंबर्ड रिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से ही घिरा हुआ है। जैसे ये 6 मेंबर्ड हो गया, ये 6 मेंबर्ड हो गया, ये 6 मेंबर्ड हो गया, ये सब 6 मेंबर्ड रिंग है। तो वही कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो मतलब 6 मेंबर्ड रिंग जो है यहाँ पर, ये 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो क्या है,
6 और 5 दोनों से क्या होता है, ये अटैच्ड रहता है, ठीक है। लेकिन जो 5 मेंबर्ड रिंग है ना, यहाँ पर जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से ही अटैच्ड होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 मेंबर्ड रिंग कहाँ पे है, तो देखिए इधर, इसके बाद जब 5 मेंबर्ड, ये 6 मेंबर्ड रिंग है ना, तो 6 मेंबर्ड रिंग एक इधर हो गया, जैसे ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो एक 6 मेंबर्ड रिंग इधर और दूसरा इधर, और ये 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग से भी अटैच्ड है। तो 6 मेंबर्ड रिंग दोनों से अटैच होता है, 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड दोनों से, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से ही अटैच्ड होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्या उसको बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है, ये जो देख रहे हैं ना कि इसमें 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो 12 है, और 6 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो 20 होता है, ठीक है, 20 के आसपास। तो यहाँ पर 6C60 फ्लोरीन्स, ठीक है, यहाँ पर ये क्या किया गया था कि इसको आइडेंटिफाई किया था 5 मेंबर्ड रिंग 12 और 6 मेंबर्ड रिंग क्या हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें देखिएगा कि यहाँ पर जो दिखाया गया है वो क्या है, देखिए कि ये ऑल द कार्बन्स एटम्स आर इक्वल टू एंड द अंडरगोज sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हम बता चुके थे कि मान लिया जाए कोई जो है वो बॉन्ड बनाता है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है, तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। तो जो सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो जितना सिग्मा बनाएगा, तो ये एक कार्बन जो 3 सिग्मा बना रहा है, तो 3 सिग्मा बना रहा है तो एक s हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा 2 p हो जाएगा, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और सारा कार्बन जो होता है वो एक जैसा होता है, इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम उसके बाद जो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या है कि देखिएगा यहाँ पर each carbon atoms forms क्या होगा 3 sigma bond with other 3 carbon atoms, the remaining electron at each carbon is क्या हो जाएगा delocalize in molecular orbit and which gives aromatic characters to the molecule, ठीक है। aromatic character क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है कि मान लिया जाए ये जो स्ट्रक्चर्स बताया जा रहा है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स में क्या है ना कि यहाँ पर ये जो है वो देखिएगा एक कार्बन जो ये लेते हैं, एक इधर अटैच्ड है, एक इधर और एक इधर अटैच्ड है, ठीक है। और इसका जो 4th कार्बन कहाँ गया, तो 4th इलेक्ट्रॉन इस पर फ्री रहता है। ये जितने भी सारे कार्बन है ना, सब में 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है फ्री होता है, और ये 4th इलेक्ट्रॉन क्या करता है पूरे स्ट्रक्चर्स में डिलोकलाइज होता है। डिलोकलाइज कहने का मतलब पूरे स्ट्रक्चर में ये क्या होता है घूमता है। तो एक कार्बन में बताइए कि एक कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा फ्री, तो 60 कार्बन है तो 60 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, और ये 60 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ये पूरे स्ट्रक्चर्स में डिलोकलाइज करेगा, जिसके कारण ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो एरोमेटिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब एरोमेटिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है मतलब क्या है, इसमें एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाता है। एरोमेटिसिटी डेवलप होने का मतलब है कि इसमें हल्का सा क्या हो जाएगा, और मतलब हल्का सा स्मेल टाइप का, और एरोमेटिक कैरेक्टर का मतलब है कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना वो क्या कर जाता है शॉर्ट कर जाता है। जैसा कि देखिएगा यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है, बॉन्ड जो होता है इसमें कितना होता है ये C60। अब इसमें देखिएगा दिस बॉल शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैज 60 वर्टेक्स एंड ईच वन इज ऑक्यूपाइड बाई 1 कार्बन एटम एंड इट कंटेन सिंगल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो जितना मतलब ये फ्लोरीन्स में 60 वर्टेक्स है, मतलब 60 जगह पे कार्बन है, 60 वर्टेक्स में ये क्या है कन्वर्ट है, और इस प्रकार से ये जितने भी सारे कार्बन है ना वो सिंगल बॉन्ड से क्या होता है अटैच्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या है एक बंकमिंस्टर फ्लोरीन्स। तो आई होप ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है फ्लोरीन्स के बारे में। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें और ऐड कर लीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होने के कारण ये क्या होता है, ये पूरे कारण क्या है ना कि इसमें जो जितना भी सारा इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है रिवॉल्व करता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें
इस तरीके का ये छोटा सा है। C60 है ना, 60 कार्बन से बना नहीं है बल्कि ये छोटा सा है, लेकिन इसी टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 6 मेंबर्ड रिंग और ये 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। तो ये इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ होता है ये फ्लोरेंस, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फ्लोरेंस डिटेल वे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो में कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।